स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल वी स्कूलर्स अकेडमी पे। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है लेक्चर नंबर 4। दिस इज़ इन कॉन्टिन्यूशन विद द जेईई और नीट 2025 सीरीज़। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 4। तो हम इससे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यूनिट कन्वर्जन, एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास और मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर चुके हैं। इवन वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टोइशियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट। तो अभी जो हमारा टॉपिक बचा है वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। तो वन बाय वन सभी कंसंट्रेशन टर्म्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं। और सबसे पहले हमने समझा था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हमने समझा था दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन दो तरह की होती है, एक होता है आपका प्योर सब्सटेंस, राइट, और एक होता है आपका मिक्सचर। मिक्सचर भी आपके कौन से होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आई होप आप सभी ने लेक्चर नंबर 1 देखा होगा और उसमें हमने ये क्लासिफिकेशन कराई थी, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात करेंगे मिक्सचर की। और मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उन्हीं को कहा जाता है सॉल्यूशंस, राइट। तो चलिए बढ़ जाते हैं और बात करते हैं हम आज सॉल्यूशंस की। A mixture of two or more substance can be a solution. We have also say that a solution is a homogeneous mixture of two or more substance. Homogeneous means uniform throughout. So basically क्या कह रहा है? Mixture of two or more substance, यानी mixture है two or more substance का, उसको solution कहूँगा बशर्ते वो कैसा हो? होमोजीनियस हो। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। होमोजीनियस वर्ड का मतलब होता है यूनिफॉर्म थ्रू आउट। इसका मतलब है does a homogeneous mixture that is a solution will have a uniform composition throughout, राइट। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को आप क्लासिफाई कैसे करते हो? अगर सॉल्यूशन की बात करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे ये काफ़ी तरह का होता है। अगर दो कंपोनेंट है तो ये बाइनरी होगा, तीन कंपोनेंट है तो ये टर्नरी होगा, चार कंपोनेंट है तो ये क्वाटरनरी होगा, एंड सो ऑन, राइट। बाइनरी में कितने कंपोनेंट होंगे? दो, टर्नरी में तीन और क्वाटरनरी में चार। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट, यानी कि सपोज कि मैं कह रहा हूं आपका बाइनरी सॉल्यूशन है, तो बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट हैं? दो कंपोनेंट हैं, और मैं दो ही कंपोनेंट लेके चल रहा हूं। उसके बेसिस पे काफ़ी तरह का हो सकता है, वन कंपोनेंट एंड टू कंपोनेंट, राइट। दो कंपोनेंट है तो एक हो सकता है आपका सॉलिड सॉलिड सॉलिड, और दूसरा होगा एक बार सॉलिड के साथ सॉलिड, दूसरा सॉलिड के साथ लिक्विड, तीसरा सॉलिड के साथ गैस। ऐसे ही दूसरा केस होगा आपका लिक्विड लिक्विड लिक्विड, ये होगा आपका सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ऐसे ही तीसरा केस हो सकता है आपका गैस गैस गैस, और ये सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो आपके टोटल टाइप बन गए 9 टाइप। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, ये 9 टाइप का होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर मैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात करूं तो बाइनरी सॉल्यूशन में आपके कितने कंपोनेंट हैं? 2 कंपोनेंट, राइट। और ये दो कंपोनेंट आपके कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका सोल्यूट और दूसरा होता है आपका सॉल्वेंट। तो सोल्यूट वो होगा जिसका अमाउंट जो होगा जनरली स्मॉल अमाउंट होगा, और सॉल्वेंट वो होगा जिसका अमाउंट जनरली क्या होगा? लार्ज अमाउंट होगा, राइट। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सोल्यूट वो होगा जिसकी फिजिकल स्टेट में और मे नॉट मैचेस विद सॉल्यूशन। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और सॉल्वेंट वो होगा जिसकी फिजिकल स्टेट हमेशा मैच करेगी आपके सॉल्यूशन से, फिजिकल स्टेट मैचेस विद द सॉल्यूशन। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो 10 ग्राम NaCl इन 50 ग्राम वाटर, और यहाँ से जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो NaCl सॉल्यूशन बनेगा, राइट। यानी कि जो NaCl सॉल्यूशन है वो लिक्विड सॉल्यूशन है, यानी कि वो लिक्विड फेज में है।
तो आपका जो वाटर है वो कैसा होगा, आपका सॉल्वेंट होगा। इवन अगर मास से भी जाऊं तो 10 ग्राम और 50 ग्राम में 50 बड़ा है, तो 50 का अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से आपका वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, राइट। अगर मैं NaCl का अमाउंट बढ़ा दूं, यहाँ 50 ग्राम कर दूं और यहाँ 50 ग्राम वाटर कर दूं, और तो भी लिक्विड सॉल्यूशन अगर बनता है, तो भी आपका वाटर ही सॉल्वेंट रहेगा। यहाँ पे मास बराबर होने से भी, बराबर होने की वजह से पता नहीं लग रहा था, पर फिजिकल स्टेट से पता लग रहा है, क्योंकि वाटर आपका लिक्विड है और सॉल्यूशन भी आपका क्या है, लिक्विड है। इसलिए वाटर जो है वो हमारा कैसा होगा, सॉल्वेंट होगा, और NaCl हमारा कैसा होगा, आपका सोल्यूट होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। सॉल्यूशन का एक और क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट प्रेजेंट। अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है सोल्यूट का सॉल्वेंट में, यानी कि सोल्यूट बहुत 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 ज़्यादा है सॉल्वेंट में, तो उसको कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, राइट। और व्हेन सोल्यूट इज़ वेरी वेरी लेस देन सॉल्वेंट, तो उसको कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन की इस कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे। अगर कोई भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि कैसे बताऊंगा कि सोल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट में कितना पड़ा हुआ है। तो उसके लिए अलग अलग टर्म्स हैं, उन्हीं को कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, राइट। ये दो तरह की होती है, एक परसेंटेज वाली और एक पर्टिकुलर अदर टाइप वाली, राइट। परसेंटेज जैसे कि वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तीन तरह की परसेंटेज टर्म्स आपकी चलेंगी। और अदर टर्म्स जो हैं वो क्या है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, राइट, मोल फ्रैक्शन या फिर पार्ट्स पर मिलियन। तो इन सभी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अलग अलग जगह पे अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स को यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए हमें सारी ही पढ़नी पड़ेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परसेंटेज वाली से। तो ये कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हैं हमारी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज कैलकुलेशन एंड पार्ट्स पर मिलियन। परसेंटेज कैलकुलेशन, राइट, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो सबसे पहले आएगी हमारी परसेंटेज कैलकुलेशन। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इन द फॉलोइंग वे। फर्स्ट इज परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट। इट इज गिवन एज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है कि सोल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट से। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन की बात करेगा तो वो आ जाएगी हमारी परसेंटेज वेट बाय वेट। या फिर क्या कैसे निकालूंगा इसको मैं, परसेंटेज वेट बाय वेट जो होगा हमारा वो होगा मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम इनटू में 100। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो कितना सोल्यूट पड़ा है आपका और कितना सॉल्यूशन है आपका ग्राम में, और उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि आप परसेंटेज निकाले, इसलिए वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वेट। सपोज मैं कहता हूँ कि आपका जो सोल्यूशन है वो 10% वेट बाय वेट है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि आपका जो अगर सोल्यूशन 100 ग्राम है तो 10 ग्राम उसमें क्या है, आपका सोल्यूट है, और 100 ग्राम उसमें क्या है, आपका सोल्यूशन है, राइट। और उस 100 ग्राम सोल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो सोल्यूट आपका कितने ग्राम है, 10 ग्राम, जो अभी हमने बात की थी। तो सॉल्वेंट कितने ग्राम होगा, 90 ग्राम होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और 10 की जगह अगर कोई भी परसेंटेज जैसे कि x% है तो उसको कैसे कहूँगा, x% बाय मास मीन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन कंटेन x ग्राम सोल्यूट एंड 100 माइनस x ग्राम सोल्वेंट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए एक सवाल कर लेते हैं, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मास परसेंटेज निकालना है आपको, यानी वेट बाय वेट निकालना है, राइट। तो आपको निकालना किसका है, बेंजीन का निकालना है। तो बेंजीन क्या है, आपका सोल्यूट है। चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सोल्यूट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। मास ऑफ सोल्यूट कितना है आपका, 22 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट 22, और सॉल्वेंट कितना है आपका 122, क्योंकि वो हायर अमाउंट में इनटू 100। तो ये जो भी वैल्यू आएगी आपको दे देगा मास परसेंट। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 19.29%। तो मास परसेंट ऑफ बेंजीन कितना है आपका 19.29%। और अगर ऐसे ही मास परसेंट ऑफ CCl4 पूछेगा तो कैसे निकालूंगा, 100, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है तो ओवरऑल तो 100% होगा, तो 100 माइनस 19.29 ये आ जाएगी। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 80.70%।
आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट टर्म की बात कर लेते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट वॉल्यूम। इट इज गिवन एज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि आपका सोल्यूशन वॉल्यूम है और सोल्यूट आपका मास है। जैसे कि NaCl आप पानी में मिला दो, कुछ इस तरीके की। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर इनटू 100। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो अगर मैं कहता हूँ 10% वेट बाय वॉल्यूम है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है 10, इट शुड बी 10% वेट बाय वॉल्यूम है, तो उसका मतलब क्या है कि आपका 10 ग्राम जो है वो सोल्यूट है और आपका 100 ml जो है वो सोल्यूशन है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और सोल्यूशन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट से। तो अगर सोल्यूट 10 ग्राम है तो क्या सॉल्वेंट को 100 - 10 लिख दूँ? नहीं, यहाँ पे नहीं लिख सकता, क्योंकि ये किस में है? ml में, और ये किस में है? ग्राम में। यूनिट सेम नहीं है तो सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। तो आपको पहले वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो आप पहले क्या करेंगे? आपको पता है डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। आपको क्या दे रखा है? आपको वॉल्यूम दे रखी है, आपको निकालना है मास। तो आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा? आपका मास हो जाएगा। तो अगर आपको डेंसिटी दे रखी है तो डेंसिटी को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद आप इस 10 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका सॉल्वेंट का अमाउंट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो सोल्यूट आपका 10 ग्राम है, सॉल्वेंट है 100 इंटू डी माइनस 10 ग्राम, वेयर डी शुड बी इन ग्राम पर ml, राइट। और यही है मतलब 10% वेट बाय वॉल्यूम का, यानी कि 10 ग्राम सोल्यूट होगा और 100 ml सोल्यूशन होगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टर्म पे चले जाते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इट इज गिवन एज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन, यानी कि आपकी सोल्यूट क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 100, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अगर हमें 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया है तो इसका मतलब क्या होगा? आपको 10 ml सोल्यूट का 100 ml सोल्यूशन में पड़ा होगा। और सोल्यूशन अगेन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अगर आप बात करेंगे तो आपका सोल्यूट कितना है? 10 ml। तो सॉल्वेंट कितना होगा आपका? अब आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों की यूनिट क्या है? सेम है। तो 100 - 10 ml, तो ये आ जाएगा आपका 90 ml। क्या आ जाएगा? आपका सॉल्वेंट आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और एक सवाल कर लेते हैं। सवाल कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम व्हेन 10 ml ऑफ इथेनॉल इज डिजॉल्व इन 90 ml ऑफ वाटर। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल आपको निकालना है, राइट। तो इथेनॉल की वॉल्यूम कितनी है? वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल इज 10 ml और सॉल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए नीचे। तो सॉल्यूशन कैसे आएगा? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो 10 + 90, तो 10 + 90 ml आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा आपका 10%। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल का था। आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट present in the solution and the total number of mole present in the solution is known as mole fraction of substance concerned. तो इसको ऐसे समझते हैं, suppose you have number of moles of solute, आपके पास N1 है, number of moles of solvent आपके पास N2 है। तो mole fraction of solute आपका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, यानी कि N1 + N2। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। यानी कि इसको डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब आपका सोल्यूशन कैसा है? बाइनरी है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। सपोज अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तब क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अगर मैं इस इक्वेशन को 1 मान लूँ और इस इक्वेशन को 2 और दोनों को ही ऐड कर दूँ तो ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू N1 / N1 + N2 प्लस
N2 बाई N1 प्लस N2। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। If we solve this, it will come out to be N1 प्लस N2, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है आपका सेम है, तो ये भी आ जाएगा N1 प्लस N2 और ये आ जाएगा आपका, दोनों ही कट जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आपका किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। किस केस में? बाइनरी सॉल्यूशन में। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। सपोज आपके पास सॉल्यूशन के अंदर n कंपोनेंट है, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n, जिसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है? पहले कंपोनेंट के n1, दूसरे के n2, तीसरे के n3 एंड nth वाले के nn। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो अगर फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मैं निकालना चाहता हूँ तो वो आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के एंड सो ऑन अप टू nth के। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ n1 बाय nt, राइट। ऐसे ही अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट निकालना हो तो ये आ जाएगा n2 बाय nt, वेयर nt इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे ही थर्ड कंपोनेंट के n3 बाय nt। सपोज nth कंपोनेंट के निकालने हैं तो ये आ जाएगा nn बाय nt। अगर मैं इन सभी का मोल फ्रैक्शन ऐड कर दूं, xi1 xi2 xi3 एंड सो ऑन अप टू xn, ये आ जाएगा आपका 1। और अगर इनमें से किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकालना है 1 का, तो वो आ जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट, दैट इज x2 और xi2 प्लस xi3 एंड सो ऑन अप टू xn। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला ये होता है, इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। आपको मास परसेंट दिया है, इट मीन्स 20% ऑफ C2H6O2 आपको गिवन है। इसका मतलब क्या है? 20 ग्राम, अगर मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लूँ, 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लूँ तो उसमें 20 ग्राम आपका क्या होगा? इथाइलिन ग्लाइकोल होगा, C2H6O2। और क्योंकि दूसरा चीज़ इन्होंने बताया नहीं है तो दूसरा क्या होगा आपका? पानी, राइट। और वो क्या होगा? टोटल 100 है तो उसमें से 20 गया तो ये कितना आ जाएगा आपका? 80 ग्राम। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, राइट। नेक्स्ट इज आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप निकालिए मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। वो क्या आ जाएगा आपका? C2H6O2 है तो 12 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2, ये आ जाएगा आपका इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 62 ग्राम पर मोल। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, राइट। एंड मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है? मोलर मास ऑफ वाटर आएगा आपका 2 इंटू 1 प्लस 16 कम्स आउट टू बी 18 ग्राम पर मोल। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द मोल्स। सो मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल क्या आ जाएंगे आपके? यानी मास, गिवन मास विच इज कितना दिया है आपको? 20 और डिवाइडेड बाय मोलर मास विच इज 62। ऐसे ही मोल्स ऑफ वाटर कितना आ जाएगा आपका? 80 बाय 80। तो बस आपको इस फॉर्मूले में रखनी है चीज़ें। तो ये क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज इक्वल टू 20 बाय 62 डिवाइडेड बाय 20 बाय 62 प्लस 80 बाय 18। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, आपको मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.068। मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता क्योंकि ऊपर भी मोल्स है और नीचे भी क्या है? कलेक्टिवली मोल्स ही हैं। तो मोल से मोल आपका कट जाएगा, राइट। अब क्योंकि ये बाइनरी सॉल्यूशन था तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर किसके बराबर आएगा? 1 के। आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल पता है तो आप किसके निकाल सकते हो? वाटर के। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इक्वल टू 1 माइनस 0.068। इट विल कम आउट टू बी 0.932। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं विच इज मोलैरिटी। मोलैरिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 liter of the solution is known as molarity of the
सॉल्यूशन। तो सपोज आपके पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें एक आपका सोल्यूट है और एक आपका सॉल्वेंट है, राइट। सोल्यूट के मोल्स N1 है और सॉल्वेंट के मोल्स N2 है। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। तो मोलैरिटी क्या है आपकी? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और सॉल्यूशन है तो उसकी कुछ वॉल्यूम भी होगी, तो वॉल्यूम जो है वो आपकी लीटर में है, वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ये जो वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। अगर वॉल्यूम ml में होती तो मैं क्या करता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml, और इस ml को 1000 से डिवाइड कर देता सो दैट कि वॉल्यूम किस में कन्वर्ट हो जाए, ml में कन्वर्ट हो जाए। तो ऊपर 1000 जाएगा तो ये मल्टीप्लाई ही हो जाएगा, बिकॉज V ml बाय 1000 ये आ जाएगा V इन लीटर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। Sometimes examiner don't give you moles, they give you mass of solute। तो अगर mass of solute दिया है तो मुझे moles of solute चाहिए, तो मैं क्या करूँगा moles of solute के लिए? अगर मुझे mass दिया है तो given mass upon molar mass, इससे क्या करूँगा, मोल्स निकाल लूँगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को, ये किसके बराबर हो जाएंगे, N1 के। तो इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो ये आ जाएगी आपकी वेट ऑफ सोल्यूट यानी गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में या तो V लीटर लिख लो डिवाइडेड बाय, या फिर ये पूरी चीज़ लिख लो। तो ये आ जाएगा आपका V इन ml इनटू में आपका 1000। दिस कम्स आउट टू बी योर मोलैरिटी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। सो आपकी मोलैरिटी क्या हो गई? मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज नथिंग बट गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर वॉल्यूम ml में दी है तो ऊपर 1000 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। और यूनिट क्या हो जाएगी मोलैरिटी की? नंबर ऑफ मोल पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोल पर लीटर आपकी क्या हो जाएगी यूनिट? कैसे? N/VL है ना बेसिकली, तो मोल पर लीटर, ये आपकी आ गई यूनिट। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट इसको कि इसमें वॉल्यूम यूज़ की है, तो ये जो मोलैरिटी होती है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है आपकी, राइट। यानी कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो आपकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और एक सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। तो आपको मोलैरिटी ऑफ NaOH निकालना है। आपको क्या दिया है, 4 ग्राम डिसॉल्व कर रहे हो, तो मास ऑफ NaOH कितना है, 4 ग्राम। वाटर कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर 250 ml, राइट। तो आपको क्या निकालनी है, मोलैरिटी, और मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता है, वेट ऑफ सोल्यूट मोलर मास ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम इन ml इनटू में 1000। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया है आपको, 4 ग्राम। मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या है, NaOH इज योर सोल्यूट, तो मोलर मास इसका क्या हो जाएगा आपका, Na इज 23, ऑक्सीजन इज 16, N+1, तो ये 40 आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 40। वॉल्यूम कितनी है आपकी, 250, तो 250 एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 1000। तो वॉल्यूम ml में दी थी। आई होप आप सभी को दिख गया होगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10 दिस बाय 4, तो 4/10 आ रही है, तो 0.4 आपका मोलर आ रहा है, या फिर मोल पर लीटर। तो 0.4 मोलर लिखिए, या फिर लिखिए 0.4 मोल पर लीटर। चलिए एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको मोलैरिटी निकालनी है, और मोलैरिटी कैसे निकालेंगे आप, वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इनटू में 1000। तो सोल्यूट का वेट दिया आपको 5, NaOH का मोलर मास आपको पता है 40, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 450, और 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 5 एकम 5, 5 9 45, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, तो ये आ जाएगा आपका 10/4 × 9 यानी कि
10/36। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.277 मोलर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। ए है 30 ग्राम ऑफ दिस इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है। वेट ऑफ सोल्यूट आपका है 30 ग्राम और वॉल्यूम आपको लीटर में ही दे रखी है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखी है 4.3 लीटर। आपको मोलर मास ऑफ सोल्यूट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका कोबाल्ट 59 है, NO3 2 है ना। तो ये है कोबाल्ट NO3 2.6H2O। तो ये कोबाल्ट का 59 है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन 3 है और बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 6H2O में आ जाएगा 6 इंटू वाटर का कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 16। राइट, इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो ये आ जाएगी कुछ, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 279 ग्राम पर मोल। तो आपको अगर मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी तो आपको दे रखा होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे आप, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एमएल में मैं इसलिए नहीं ले रखा हूँ क्योंकि वॉल्यूम ही आपको लीटर में दे रखी है। तो वेट कितना दिया है आपको 30 ग्राम, मोलर मास आपने निकाला है 279 और वॉल्यूम आपकी कितनी है 4.3। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये आंसर आ जाएगा आपका मोल पर लीटर या कैपिटल एम में आप लिख सकते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.025 मोलर। राइट, चलिए अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ जाते हैं जो कि मोलैरिटी को ही यूज़ करता है, विच इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। राइट, ये कहता है कि अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी M1 है और उसकी वॉल्यूम V1 है, अगर मैं उसमें सॉल्वेंट ऐड कर दूं तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। राइट, और उसकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी उसकी V2। और अगर वॉल्यूम डाइल्यूशन हो रहा है यानी कि उसकी सोल्यूट का अमाउंट कंपेरेटिवली सॉल्वेंट के अमाउंट के क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो उसकी मोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इट मीन्स आपकी कंसंट्रेशन तो डिक्रीज कर गई पर आपने सॉल्वेंट ऐड किया इसलिए वॉल्यूम क्या करी होगी, इंक्रीज। और इसी वजह से आपका M1V1 M2V2 के बराबर आता है। राइट, तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। तो इस पर एक सवाल कर लेते हैं। तो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। कैलकुलेट मोलैरिटी व्हेन 30 ml of 0.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो आपको पता है डाइल्यूशन का फॉर्मूला लगेगा M1V1 इक्वल टू M2V2। तो इनिशियल मोलैरिटी आपकी 0.5 मोलर है और वॉल्यूम आपकी 30 ml। वॉल्यूम आपकी ml में है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आपकी वॉल्यूम किस में आ गई, 500 ml और आपको मोलैरिटी निकालनी है। तो फाइनल मोलैरिटी आपको निकालनी है। तो M2 किसके बराबर आ जाएगा, 0.5 इंटू 30 ओवर 500। राइट, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.03 मोलर के बराबर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। क्योंकि वॉल्यूम आपकी इंक्रीज करी है तो मोलैरिटी आपकी डिक्रीज कर गई है। देखिए 0.5 से कितनी हो गई है आपकी 0.03। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग। ये मोलैरिटी का ही एक कॉन्सेप्ट है। बेसिकली क्या है कि आपने एक सॉल्यूशन लिया 1 और एक सॉल्यूशन लिया 2। अब सॉल्यूशन आपने सेम सोल्यूट और सेम सॉल्वेंट का ही लिया है। राइट, इसमें आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वही सोल्यूट और सॉल्वेंट इसमें है। बस इसकी कंसंट्रेशन आपकी M1 है, वॉल्यूम V1 है। इसकी कंसंट्रेशन आपकी M2 है, वॉल्यूम V2 है। आपने इन दोनों को ही क्या कर दिया, मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद एक नया सॉल्यूशन बन गया है जिसकी मोलैरिटी इन दोनों से ही अलग है, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, M3V3। तो इन तीनों में आपस में रिलेशन क्या है, तो वो रिलेशन जो आएगा वो होगा आपका M3V3 इक्वल टू M2V2 प्लस M1V1। और अगर आपको फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता करनी हो विच इज़ M3, तो वो आ जाएगा M3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V3। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और ये जो V3 है बेसिकली क्या है, V3 जो है वो V1 प्लस V2 है, क्योंकि आपने एक सॉल्यूशन लिया V1 वॉल्यूम का और एक सॉल्यूशन लिया V2 वॉल्यूम का, दोनों को आपने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्या हुआ, V1 प्लस V2 आया ना फाइनल वॉल्यूम।
तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म की, विच इज मोलैलिटी, विच इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट इज नोन एज द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। बेसिकली क्या है, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलैलिटी को कैपिटल M से। तो ये क्या है आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट। यहाँ पे सॉल्यूशन यूज नहीं किया गया है, मास ऑफ सोलवेंट इन केजी या फिर 1000 ग्राम या 1 kg। ये क्या होगी आपकी मोलैलिटी। अगर यूनिट की बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स किस में होंगे, मोल में, और सॉल्वेंट का मास किस में है, केजी में, तो मोल पर केजी आपकी यूनिट होगी। क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, नहीं जी, ये टेम्परेचर क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम को यूज नहीं किया गया है। राइट, आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अगर इसको थोड़ा सा और इजी फॉर्मूला बनाया जाए तो मोलैलिटी क्या हो जाएगा आपका, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच इज वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। राइट, इनटू में अगर मास ऑफ सोल्वेंट फिर ग्राम में दे रखा है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 से। केजी में दे रखा है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस पे एक सवाल कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, दिस इज इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला, इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। राइट, तो आपको वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया है, 2.5 ग्राम। राइट, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट आपको कितना दिया है, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। ये कम अमाउंट में है तो यही क्या होगा, आपका सोल्यूट होगा, यही सोल्यूट है, और ये बेंजीन क्या है आपका, सोल्वेंट। राइट, तो इथेनोइक एसिड क्या है, 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 ग्राम पर मोल। और वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको कितना दिया है, ये दिया आपको 75 ग्राम। तो मोलैलिटी आपकी क्या होती है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 1000। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है आपका, 2.5 ग्राम। मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है आपका, 60। वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका कितना है, 75 इनटू में 1000। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो कट जाएगा, 25 या 75, तो ये आ जाएगा आपका 100/180, एंड ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.556 के अराउंड। और ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, या फिर 0.556 मोल पर केजी। ये आपकी मोलैलिटी आएगी इथेनोइक एसिड की। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन। राइट, तो आपको यहाँ मोलैलिटी नहीं निकालनी है, आपको निकालना है मास ऑफ यूरिया। तो ये आपको निकालना है। राइट, आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको दे रखा है 2.5 kg, ये केजी में ही दे रखा है। मोलैलिटी आपको दे रखी है। अच्छा, मोलल का मतलब होता है मोलैलिटी और मोलर का मतलब होता है मोलैरिटी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट इस कुछ चीज़ें और जान लीजिए। अगर आप लिख रहे हैं 2.5 मोल पर लीटर, इसका मतलब है 2.5 मोल आपके 1 लीटर सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं, क्योंकि ये मोलैरिटी है। और अगर आप लिखते हैं 2.5 मोल पर केजी, इसका मतलब है 2.5 मोल आपके 1 केजी सोलवेंट में पड़े हुए हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ये मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट है और ये मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इतना अगर आपने ध्यान रख लिया तो आपका काम हो जाएगा। तो आपको मोलैलिटी दे रखी है विच इज 0.25 m। तो आपको पता है मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी आपका वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू में क्या रहेगा आपका 1000। तो मोलैलिटी कितनी दी है आपको 0.25। वेट ऑफ सोल्यूट आपको निकालना है
यही आपको निकालना है। 1000 आपको पता है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या है? यूरिया है आपका। मोलर मास ऑफ यूरिया, क्योंकि यूरिया ही सोल्यूट है तो क्या हो जाएगा? NH2CO NH2, नाइट्रोजन इज 14, हाइड्रोजन इज 1 into 2 प्लस C is 12, ऑक्सीजन इज 16 प्लस नाइट्रोजन इज अगेन 14, हाइड्रोजन इज 1 into 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 ग्राम पर मोल। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैं 60 रख देता हूँ और वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका कितना दे रखा है? 2.5 kg में ही दे रखा है और आप 1000 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अगर आपको kg में दे रखा है तो आप 1000 छोड़ दीजिए, इसको 2.5 ही रख दीजिए। तो आपका यहाँ से वेट ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगी आपकी वेट ऑफ सोल्यूट 0.25 इंटू 60 इंटू 2.5। दिस कम्स आउट टू बी 37.5। ये आ जाएगा आपका ग्राम। तो ये वेट ऑफ सोल्यूट आया, यानी यूरिया का वेट आया कि कितना यूरिया आपको रिक्वायर्ड होगा टू मेक 0.25 मोलल सॉल्यूशन इन विच योर सॉल्वेंट इज 2.5 kg। आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होगी मोलैलिटी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। योर नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स इज पार्ट्स पर मिलियन। इट इज डिनोटेड बाय ppm। ये कंसंट्रेशन टर्म्स तभी यूज होगी जब आपका सॉल्यूशन वेरी वेरी डाइल्यूट होगा, वेरी वेरी डाइल्यूट, राइट। तो इसमें क्या होगा, आपको कैसे निकालते हैं? आपको दिया होगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि मिलियन में निकालना है तो इनटू में 10 रेज़ टू द पावर 6। अब आपको पता है सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलके बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। क्योंकि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, इट मीन्स आपका सोल्यूट जो होगा वो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बहुत 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 कम होगा। तो अगर सॉल्यूशन का मास की बात करूं तो सॉल्यूशन का मास जो होता है वो मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। और क्योंकि आपका सोल्यूट बहुत 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 कम है तो ये अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ सॉल्वेंट के ही बराबर आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 रेज़ टू द पावर 6, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट किसको, मास ऑफ सॉल्वेंट को क्या कर दिया? मास ऑफ सॉल्यूशन, या फिर वाइसा वर्सा। आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ppm जनरली हार्डनेस ऑफ वाटर को बताने के लिए यूज किया जाता है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द कंसंट्रेशन इन ppm इफ 0.025 ग्राम ऑफ KCl इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। राइट, आपको कंसंट्रेशन निकालनी है पर ppm में। तो कंसंट्रेशन इन ppm किसके बराबर होती है? कंसंट्रेशन इन ppm होती है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 10 रेज़ टू द पावर 6। अभी ऊपर देखा था हमने, तो सोल्यूट का मास कितना है? इतना 0.025 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है आपका? 100 ग्राम। देखिए 100 ग्राम के रिस्पेक्ट में ये बहुत कम है, इनटू में 10 रेज़ टू द पावर 6, राइट। और अगर आप यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह मास ऑफ सॉल्यूशन भी रखते हैं तो मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूट कितना आता? 0.025। अगर मास ऑफ सॉल्यूशन लेते आप तो ये आ जाता 100 प्लस 0.025, बस इतना सही आता, इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6, ये फ़र्क आता अगर आप सॉल्यूशन का मास लेते हैं तो। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, राइट। और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 250 ppm, और ये वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली 250 ppm के ही बराबर आएगी। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। सो जब मास ऑफ सोल्यूट कंपैरेटिवली बहुत कम हो सॉल्वेंट के तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और पार्ट्स पर मिलियन जनरली यूज़ भी उसी के लिए करते हैं जब आपका जो सोल्यूट का अमाउंट है वो बहुत 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 कम है कंपैरेटिवली सॉल्वेंट के। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आप प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट कि आपको नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और हमारी वीडियोस को उन स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। सायोनारा।
तो स्टूडेंट हमारे कुछ चैनल हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि थ्रेड्स, यूट्यूब, फेसबुक, वेबसाइट एंड इंस्टा पे हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि उस पर हम हमेशा हर दिन एक क्वेश्चंस अपलोड करते हैं जिसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट डे आपको देते हैं। आप उसको सॉल्व करके नेक्स्ट डे अपना सोल्यूशन चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया या नहीं किया। और अगर किसी को इस तरह की चीज़ों की केमिस्ट्री में किसी तरह की प्रॉब्लम है और कोई भी ज़रूरत है, तो वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करेंगे। जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सायोनारा, शब्बा खैर, बाय बाय।